अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पहले मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा ये जो बर्फ़ हो रही है इसके बेहतरीन से बेहतरीन नज़ारे दिखाऊं। इट इज़ कंटिन्यूसली स्नोइंग फ्रॉम पास्ट आई थिंक 6-7 आवर्स। तो बर्फ़ जमा भी हुई है कुछ मोर देन 2 फीट। बहरहाल तो बाहर के नज़ारे थे। हम आते हैं अपने लेक्चर रूम में। ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ ओके। ओके, तो आफ्टर लॉन्ग वेट बर्फबारी हुई, इसलिए मैंने सोचा अपने स्टूडेंट्स के साथ ये नज़ारे पहले शेयर करूं, उसके बाद अपने लेक्चर पे आ जाएंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 11th क्लास बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन, कोई भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट लेवल का एग्जामिनेशन को ओवरकम करने के लिए, या आप जो सीवीटी है या इसके जैसे बीएससी लेवल के एग्जामिनेशन जो है, या आप जियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। तो इस तरह से जो 11th क्लास के जो डिफरेंट टॉपिक्स है अब तक हमने कंप्लीट किया, उसमें से हमने पूरे फेरनस को डिस्कस किया, नाइडेरियंस को, टीनोफोर्स को, ठीक। और उसके बाद हमने डिस्कस किया प्लेटीहेल्मिन्थीज, वेरी इंटरेस्टिंग फाइलम वाज दैट। और उसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं एस्केल्मेंथीज, ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एस्केल्मेंथीज रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो जो ये टर्म एस्केल्मेंथीज है, पहले हम टर्म के बारे में बोलते हैं। इस टर्म का पहले इस्तेमाल किया था एक ग्रेट बायोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था ग्रोबेन। टर्म एस्केल्मेंथीज वाज यूज्ड बाय ग्रोबेन। आप इनका नाम कहीं पे किसी बुक में निमेट हेल्मेंथीज भी देख सकते हो। लुक, निमेट हेल्मेंथीज। लेकिन जो निमेट हेल्मेंथीज की जो टर्म है उसका इस्तेमाल ग्रोबेन ने नहीं किया, उसका इस्तेमाल किया है सबसे पहले गीगनबार ने। गीगनबार, ठीक। चलो जी, इसकी लिटरल मीनिंग पे जाते हैं। एस्क रेफर्स टू राउंड, हेलमेंथ वर्म। तो ये क्या है? ये लिटरली इनका जो नाम है वो है राउंड वर्म्स, क्योंकि इनकी बॉडी मिडल रीजन पे राउंड होती है और ये वर्म लाइक होती है, वर्म फॉर्म। हालांकि ये ट्रू वर्म्स नहीं है। ट्रू वर्म्स आपको एनालिटिक्स में देखने को मिलेंगी। तो देयर बॉडी इज रिजेंबलिंग विद दोस टू वर्म्स, henceforth they are said to be so. तो Aschelminthes literally they are roundworms and name has been used for the first time by Groben. तो इनके अंदर चलो देखते हैं स्पीशीज कितनी है। ऑलमोस्ट 28,000 स्पीशीज। तो अच्छा खासा नंबर इनके पास है। इसके साथ साथ जो कुछ नेक्स्ट ग्रुप्स इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, कई सारे रेफरेंस बुक्स आप देखते हो जिसमें रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिनका, निमेटमॉर्फा, ठीक है। वो कुछ अलग फाइलम्स है नई क्लासिफिकेशन में। जो नई क्लासिफिकेशन दी गई है वो अब उनके अंदर पढ़े जाते हैं, उससे पहले वो इसी मेजर यानी सुपर फाइलम एस्केल्मेंथीज में पढ़े जाते थे, ठीक है। तो वो आपको सो फार एज एनसीईआरटी एंड सिलेबस ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं एस्केल्मेंथीज का जो हैबिटेट है, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं, उसमें ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, उसमें बेटा ये मैराइन भी होते हैं, ठीक। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एंड अबो ऑल ये पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। ऑन बोथ, पैरासाइट्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसके साथ साथ इनके अंदर जो मेजर कैरेक्टर्स में हम सिमेट्री देखते हैं, वो इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये तो हुआ अबाउट देयर हैबिटेट एंड अबाउट देयर सिमेट्री। उनका नेक्स्ट कैरेक्टर बॉडी वॉल की ओर जब देखते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है एस्केल्मेंथीज का, वो हम यूजुअली एस्कैरिस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो I have drawn a diagram of Ascaris here of both sexes. This is the diagram of Ascaris. This one is representing the male and this worm is representing it as female. तो इनका जो बॉडी वॉल होता है, इनके बॉडी वॉल के बाहर से अगर पैरासिटिक फॉर्म है तो क्यूटिकल होता है,
तो इनका जो क्यूटिकल होता है ये इतना स्ट्रांग होता है, इफ इट इज ए पैरासिटिक फॉर्म, जैसे जो एस्कैरिस होता है वो इवन ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी होता है और ह्यूमन की एस्कैरियोसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अक्सर ये बच्चों में जो अनहाइजीनिक होते हैं उनके अंदर ज्यादा जो है देखा गया है। तो क्यूटिकल जो बाहर एपिडर्मिस के बाहर इनका होता है, ये क्यूटिकल बड़ा स्ट्रांग होता है और इस क्यूटिकल के अगेंस्ट जो है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहे ट्रिप्सिन्स हैं या हमारा जो पेप्सिन वगैरह है वो इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकता है। दिस क्यूटिकल इज रेजिस्टेंट आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो ये तो क्यूटिकल की बात हुई। उसके बाद उसके अंदर इनका होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है यानी सिनसाइटियल, ठीक। तो उसके बाद इसके नीचे इनके पास होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो कंटिन्यूअस वेव ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, ये मूवमेंट्स अगर एस्कैरिस में होते हैं जो ह्यूमन इंटेस्टाइन या किसी बड़े एनिमल के इंटेस्टाइन में होता है, उस इंटेस्टाइन में अपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होते हैं। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये जो वर्म होता है ये फीकल मैटर से बाहर आ सकता है, लेकिन उससे पहले ही ये अपने लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को एग्जीक्यूट करके मूवमेंट करता रहता है। ये तो बड़ा डांस करता रहता है अंदर। अगर आप अल्ट्रा सोनोग्राफ में इसको देखते हो तो ऐसे थोड़ी ना बैठता है, ये बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह डांस करता रहता है। वो डांस क्या होता है, टू काउंटर द वेव और द काउंटर द पेरिस्टाल्टिक वेव ऑफ आवर इंटेस्टाइन्स, ठीक है। इस तरह से वो भी इसके अंदर एक पैरासिटिक एडेप्टेशन मानी जाती है। तो जो उसके बाद इसके बॉडी वॉल के अंदर एक कैविटी सी होती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज सीडोसीलोम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीडोसीलोम, क्योंकि ये जो एस्केल्मेंथीज के एनिमल्स है इनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, ठीक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, इसका मतलब है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म मौजूद है। जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक फुली होते हैं देन देयर इज क्वेश्चन वेदर सीलोम इज प्रेजेंट और नॉट। मैंने आपको कहा था पहले लेक्चर्स में कि जो सीलोम है, सीलोम वो वाली बॉडी कैविटी है व्हिच इज लाइनड थ्रू एवरी ऑफ इट साइड बाय द मेसोडर्म। सीलोम वो कैविटी है जो मेसोडर्म से बनी है और जो हर साइड में मेसोडर्म से कवर्ड है, ठीक। इनके अंदर जो बाहर से एक्टोडर्म है, उसके बाद मेसोडर्म है और मेसोडर्म के बाद सीधे नीचे एंडोडर्म है और एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में जो थोड़ी कैविटी बचती है वो कैविटी सीडोसीलोम है। अगर मेसोडर्म स्प्लिट होता और एक उसका लेयर एंडोडर्म के साथ और एक बाहर एक्टोडर्म के साथ बीच में जो कैविटी बनती फिर वो ट्रूसीलोम था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें एक साइड में आपको मेसोडर्म देखने को मिलेगा और दूसरे साइड में आपको इसका जो है एंडोडर्म देखने को मिलेगा। इसलिए इनकी जो बॉडी कैविटी है वो कैविटी तो है, वो सीलोम तो है, लेकिन कंप्लीट ट्रू सीलोम नहीं है, इसलिए उस बॉडी कैविटी को सीडोसीलोम कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो सीडोसीलोम है, ठीक। और उस सीडोसीलोम के अंदर फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं सीडोसिलिक फ्लूइड, ठीक, उसको कहते हैं सीडोसिलिक फ्लूइड। चलो उसके आगे जाते हैं। इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर जैसे इनका रिप्रेजेंटेटिव टाइप हम देखेंगे, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखिए आप, इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स देखोगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे, नर्वस सिस्टम देखोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखोगे, यानी इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो चुका है और कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनके पास माउथ है और मस्कुलर फेरेक्टस भी है। माउथ, मस्कुलर फेरेक्टस एंड इंटेस्टाइन्स एंड अबव ऑल इनके पास एनस भी है। सो देयर डाइजेस्टिव ट्यूब इज कंप्लीट और देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ठीक। इसके बाद इनके नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाते हैं, दैट इज देयर रेस्पिरेशन एंड देयर सर्कुलेशन, ठीक। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है उसका कोई यूनिक सिस्टम नहीं है, नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन कहां से होती है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है। चलो जी, तो अगर ये पैरासिटिक फॉर्म्स में है तो इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन पैरासिटिक फॉर्म्स। जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स है जैसे ये एस्कैरिस है तो उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी वांटिंग ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ सीडोसिलोमिक फ्लूइड, जो मैंने अभी कहा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेक्स प्लेस थ्रू सीडोसिलोमिक फ्लूइड।
सीडोसिलोमिक फ्लूइड। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ जाते हैं, देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में देयर आर नो फ्लेम सेल्स। ये यूनिक फीचर है, ये आपको याद रखना होगा। फ्लेम सेल्स की प्रेजेंस जो प्रोटोनेफ्रिडे की प्रेजेंस थी वो प्लैटिहेल्मिन्थेस थी, इनमें बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर माना जाता है इनके और उनके बीच में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं यहाँ पे लिखूंगा नो फ्लेम सेल्स, ये जरूरी लिखना है, नो फ्लेम सेल्स। तो एक्सक्रीशन किससे होती है? इनके पास एक्सक्रीटरी डक्ट्स होते हैं, ठीक, एक साइड से और दूसरे साइड से। एक एक्सक्रीटरी डक्ट ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। यूजुअली ये जो दो एक्सक्रीटरी डक्ट होते हैं ये एक मीडियन एक्सक्रीटरी डक्ट से भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं एंड मोस्टली दे फॉर्म द शेप ऑफ अल्फाबेट एच, ठीक है। तो एच शेप्ड जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहते हैं रिनेट, एच शेप्ड रिनेट कैनाल्स। इनके अंदर रिनेट सेल्स होती हैं। तो ये जो रिनेट सेल्स होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन। तो इनके अंदर ये जो रिनेट सिस्टम है यही रेस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो मोस्टली अमोनिया है बिकॉज दे आर अम्यूनोटिलिक। तो ये तो हुआ इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद हैव अ लुक ओवर देयर नर्वस सिस्टम। देखो इनके नर्वस सिस्टम के अंदर एक इनके ऊपर ऐसे सर्कमसेंट्रिक गैंग्लियन होता है, सर्कमसेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक। तो ये गैंग्लियन एसोसिएट रहता है फिर डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा सर्कमसेंट्रिक गैंग्लियन अलोंग विद डोर्सल एंड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स, ठीक, ठीक है। तो इनके नर्वस सिस्टम के साथ साथ इनके अंदर और कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हुए हैं। तो मेनली इनके अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हुए हैं दे आर कॉल्ड एज phasmids एंड एम्फिड्स, phasmids एंड एम्फिड्स। ये कुछ मेन सेंसरी स्ट्रक्चर्स है which are having the thermoreception ability, chemoreception ability, either they are present in parasitic forms or they are present in free living forms। तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ इनके सेंसरी सिस्टम भी although comparatively लेस कॉम्प्लेक्स पर थोड़ा बहुत सेंसरी इनके अंदर जो सिस्टम है वो डेवलप हो चुका है। तो उसके बाद आते हैं इनकी रिप्रोडक्शन पे। इनकी रिप्रोडक्शन को लेके जो इनमें प्रोसेस होती है वो मेनली होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के साथ साथ इनके अंदर डायोशियस नेचर होता है, दे आर डायोशियस, यानी इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। देखो मैंने रिप्रेजेंटेटिव टाइप इनका लिया एस्कैरिस, इसमें ये मेल फॉर्म है, शॉर्ट होता है, साइड्स जो इनके होते हैं वो टैपरिंग होते हैं, ठीक, एंड टैपरिंग होते हैं, लेकिन मेल जो होता है वो लोअर साइड से हुक्ड होता है, ठीक है। और इन कंपैरिजन टू इट जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है, इसका साइज बड़ा होता है मेल के कंपैरिजन में, एंड देयर इज नो हुक फॉर्मेशन, कोई हुक नहीं है। हालांकि बोथ साइड्स इसके अंदर भी टैपरिंग है लेकिन हुक नहीं है। और इसकी जो विड्थ है कंपैरिजन टू द विड्थ ऑफ द मेल, इसकी विड्थ ज्यादा होती है, देयर इज मोर विड्थ। तो इन चीजों से हमें ये क्लियरली फील होता है, ये ऑब्जर्व होता है कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। एक तो सेक्सेस सेपरेट है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है। चलो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होने के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इनकी फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद इनके जो जाइगोट्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं डायरेक्टली एंड इन सम स्पीशीज इनडायरेक्टली एज वेल, यानी इनकी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी है एंड वो इनडायरेक्ट भी है, ठीक। जैसे अगर हम एस्कैरिस की एग्जांपल को लेंगे, ये जो एस्कैरिस होता है मेल फीमेल ह्यूमन इंटेस्टाइन की फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, उसके अंदर होता है। तो ये मेल फीमेल की रिप्रोडक्शन ह्यूमन इंटेस्टाइन में होती है। फिर जो फीमेल होती है वो प्लेंटी थाउजेंड्स ऑफ एग्स को ले करती है। वो एग्स डिस्टिकेट होते हैं विद द फीकल मैटर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर वो फीकल मैटर सॉइल पे आया थ्रू वाटर, थ्रू विंड एंड थ्रू इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज एक्सेट्रा, उनकी वजह से वो एग्स जो उनके होते हैं वो हमारे ईटेबल्स तक आते हैं। तो ईटेबल्स पे आने के बाद अगर हमने इन्फेक्टेड ईटेबल्स को खा लिया तो हमने अपने आप को इन्फेक्ट कर लिया। उसके बाद इनके जो ये जाइगोट होता है जो उसको हमने डेवर किया, जिसको हमने ईट किया अलॉन्ग विद द ईटेबल, उसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट उसमें रेप्टाइल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। उसमें जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ये डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके लार्वल फॉर्म्स होते हैं। तो इसका मतलब है इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है,
ठीक, तो सब में इस तरह इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, अक्सर में इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, जबकि जिनमें इनका यंग वन फुली रिजेंबल करता है विद एडल्ट एक्सेप्ट देयर साइज। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट बोथ। इसके बाद आते हैं इनकी अडेप्टेशंस पे। साइंटिफिकली देखा जाए तो इनके अंदर बहुत ज्यादा अडेप्टेशंस जो है वो हो चुकी है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को विदस्टैंड किया है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले जो हमने अभी देखा, इनके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अगर ये पैरासिटिक फॉर्म्स में है तो उसकी वजह से ये वेव जो हमारी इंटेस्टाइन की होती है पेरिस्टाल्टिक वेव, उसको डिफ्यूज करने की एबिलिटी रखते हैं। उसके बाद हमने इनके अंदर देखा क्यूटिकल, अगर पैरासिटिक फॉर्म है तो क्यूटिकल विथस्टैंड्स आवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पैरासिटिक अडैप्टेशन है। और इनके अंदर जो फीमेल होती है वो थाउजेंड्स एंड सम इनके अंदर लैक्स ऑफ एग्स जो है वो ले करती है, मोर देन 70,000 पर डे भी इनका नंबर जाता है। इनकी फीमेल्स होती है तो इनमें हाई पावर ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, हाई पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो जाइगोट होता है विच इज बीइंग लेड फर्स्ट इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन्स और एनी अदर होस्ट, देन ये फीकल मैटर के साथ सॉइल पे जाता है। तो उस टाइम में वो जो जाइगोट होता है एक्सटर्नली इट इज बीइंग कवर्ड, एक्सटर्नली वो डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो कवर्ड रहता है बाहर से। तो ये जो बाहर से मेम्ब्रेन्स इसको कवर करते हैं, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन जो इसके लिए फिजिबल नहीं होती है। तो ये सारी अडेप्टेशन इनके अंदर हुई है और इन्होंने अपने पैरिक्स को भी मस्कुलर बनाया है, विच इज हेल्पफुल फॉर देम टू सक द डाइजेस्टेड फूड, और इफ दे आर द फ्री लिविंग फॉर्म्स टू सक द अदर फूड टू अंडरवेंट द सेपरेट मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर। तो इस तरह से कई सारी अडेप्टेशन इनके अंदर आई है जिनकी वजह से इन्होंने अपने आप को अच्छे से अडॉप्ट किया है टू एनी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, वेदर दे आर लिविंग पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, टेरेस्ट्रियल, मैराइन, एक्वाटिक, फ्री लिविंग और एनी अदर थिंग्स। तो इसके बाद इनकी एग्जांपल्स पे आते हैं। पहली एग्जांपल इनके लिए रहेगी एस्कैरिस। इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा की है। और एस्कैरिस जो है इसका कॉमन नेम है राउंड वर्म, राउंड वर्म। और दूसरी एग्जांपल वुचरीरिया, वुचरीरिया, तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म, ठीक। तो जो ये फिलेरियल वर्म है इट इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ वेरी ड्रेडी डिजीज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस, ठीक। एंड एस्कैरिस इज रिस्पांसिबल फॉर एस्कैरियासिस, ठीक। इसके अलावा और एक वर्म है ट्राइचेरिस, ट्राइचेरिस। These are a few examples belong to this phylum Aschelminthes, जो जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक जोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की सो दैट यू मे रिमेंबर, व्हिच विल प्रूव हेल्पफुल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी, ठीक है। तो ये जो ट्राइचेरिस है इट इज आल्सो कॉल्ड एज whip worm, it because it lives in the cecum of man, it is commonly called as whip worm। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करते हैं, ये ह्यूमन सीकम में रहता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक। उसके बाद और एक एग्जांपल है दैट इज एंथेरोबियस, दैट इज एंथेरोबियस। तो बेटा ये जो एंटेरोबियस है इसका कॉमन नेम है इच वर्म, एंटेरोबियस का कॉमन नेम है इच वर्म। तो ये जो इच वर्म होता है ये भी सिकम या लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा कोलन होता है उसके अंदर ये होता है एज ए पैरासाइट। तो कभी ये क्या है जो जब ये रिप्रोडक्शन करता है, फिर ये जब एग्स ले करता है, ये एग्स कभी डिसेंड होते हैं अप टू द एनाल कैनाल और अप टू द एनस, तो ये इचिंग सेंसेशन देता है, इसकी वजह से इसको इच वर्म भी कहते हैं। इसके बाद और एक एग्जांपल है एक ड्रैडली वर्म इनका है दैट इज ड्रैकनक्यूलस, ड्रैकनक्यूलस। मैंने इसको ड्रैडली क्यों कहा, क्योंकि इसका जो कॉमन नेम है वो गिनिया वर्म है और इसकी वजह से गिनिया वर्म ह्यूमन्स के अंदर ड्रैकनक्यूलोसिस एक ड्रैडली डिजीज वो हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे किनके, इन एस्केहेलमिंथेस के। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल भी है, मैं उसको भी मेंशन करता हूँ यहाँ पे। वो जो इसकी एग्जाम्पल है वो है लोआ लोआ, और वो लोआ लोआ जो एस्केहेलमिंथेस है वो हमारी आईज में एज ए पैरासाइट रहता है, LOA। तो इसको कॉमनली कहते हैं आई वर्म। तो ये जो सारे हेलमिंथिक पैरासाइट्स हैं
इन सारे हेलमिंथिक पैरासाइटिस से अपने आप को या हम अपने छोटे बच्चों को बचा सकते हैं एक ही चीज से, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। तो जितना हम हाइजीनिक रहेंगे उतना हम अपने आप को बचाएंगे इन डिजीज से। कभी हम मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ ओपन ईटेबल्स होते हैं, कियास्क वगैरह पे, वहाँ पे फ्लीज विजिट करते हैं, विंड की वजह से या बाकी किसी कंडीशन की वजह से वो इन्फेक्टेड होता है, वो इन्फेक्टेड ईटेबल खाने से ये सारी डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, या अगर हम सब्जियां खा लेंगे, सैलड वगैरह खा लेंगे, उसको प्रॉपरली वॉश करने से पहले ही उनको खा लेंगे, तो चांसेस रहते हैं इन डिजीजेस के जो पॉजिटिव एजेंट्स है उनको इजी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमारी बॉडी में जाने की। आफ्टर शोइंग दीज एग्जाम्पल्स, जो मैंने आज का जो लेक्चर है उसकी शुरुआत में मैंने आपके साथ शेयर किया द स्नोफॉल। तो इस स्नोफॉल में अक्सर जब हम कभी बाहर निकलते हैं तो हमें सो कॉल्ड स्नो स्नेक और स्नो वर्म जो है आपने सुना होगा वो देखने को मिलता है। तो इस स्नो स्नेक स्नो वर्म के साथ कई सारे मिथ्स भी हैं। ठीक है, कईयों का मानना है देखो जी ये कोई आसमान से कोई बला आई थी हम सबको खाने के लिए, फिर वो नीचे नीचे आते आते उसका साइज कम हुआ। बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। कईयों का मानना है कि ये एक रेप्टाइल है, ये एक स्नेक है, ठीक है, या स्नेक की कोई लार्वा फॉर्म है, उसका कोई यंग वन है। ठीक, तो ऐसा भी नहीं है, कोई ये स्नेक वगैरह नहीं है। तो ये जो नाम है ये नाम नहीं है, असल में इसको हम बायोलॉजिकली मिसनॉमर कहते हैं। तो मैंने सोचा, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, तो लेकिन मैंने समझा कि ये कंफ्यूजन रहता है, बट यू आर स्टडीइंग zoology, as zoology students you should know what is myth and what is right, what is right and what is wrong. So let us have a look over these misconcepts. एक आप जब इस एनिमल को देखते हो तो कोई कहता है कि ये स्नो वर्म है, ठीक है, या ये टर्म कॉमनली यूज की जाती है, या कोई कहता है स्नो स्नेक, स्नो स्नेक है। ठीक है, तो पहले मैं स्नो वर्म की बात करूंगा। जो बेटा ये स्नो वर्म है ये बिलोंग करता है टू द फाइलम एनेलिडा। ये एनालिडा से बिलोंग करता है। एनालिडा में जब हम इसके बाद एनालिड्स को की स्टडी करेंगे उसमें उसकी क्लासिफिकेशन में ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा, ठीक है, हेड्रिनेलिया, तो उनकी क्लासिफिकेशन में उनकी क्लासेस के बारे में जानेंगे और उसके बाद उनका एक जो यूनिक क्लास है दैट इज ओलिगोकीटा। तो उसी ओलिगोकीटा से ये स्नो वर्म जो है वो बिलोंग करता है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक और जोलॉजिकल नेम है वो है मीजनकाइट्रियस, दैट इज मीजनकाइट्रियस, AEUS, ये जीनस है मीजनकाइट्रियस। अगर आपने मीजोकाइट्रियस को देखा तो इसको कॉमनली स्नो वर्म कहते हैं, लेकिन इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। इसकी बॉडी बोथ साइड से टैपरिंग होगी, लेकिन जब आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको सेगमेंटेशन अच्छी तरह देखने को मिलेगी, बिकॉज इन एनालिटिक्स देयर इज ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये उनका एक यूनिक, ठीक है, फीचर है। तो अगर आपने ये यूनिक फीचर देखा, कुछ सेंटीमीटर्स की इसकी लेंथ होती है और इसकी अगर सेगमेंटेशन है तो ये एनालिड है, यानी ये स्नो वर्म है। ठीक, लेकिन अगर आपने एक एनिमल को बर्फ पे ऐसे देखा आज के मौसम में, जिसकी बॉडी कंपैरेटिवली वेरी एलोंगेटेड थी और एक साइड से थोड़ी सिफेलाइजेशन थी, जो उसका प्रॉक्सिमल हेड था, एक साइड का रीजन था उसमें आपको थोड़ा बहुत हेड दिखता है और इसी की साइड में उसकी जो मूवमेंट या लोकोमोशन की डायरेक्शन होती है इसी की साइड होती है। तो ये फीचर इससे डिफरेंट होता है, एक साइज का बड़ा होना, दूसरा या ये ब्राउन या ब्लैक कलर का होगा, ये थोड़ा पिंकिश कलर का होगा और इसके अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, और यूजुअली ये स्नो सरफेस पे आपको एज ए ब्रोइंग मोड ऑफ लाइफ गुजारते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रीपिंग करता रहेगा स्नेक्स की तरह, वहां पे वो क्रीपिंग करता रहेगा। तो अगर ऐसे फीचर्स है देन दैट इज स्नो स्नेक, ऑल्दो दैट इज नॉट स्नेक, दैट इज नॉट स्नेक। तो वो जो एनिमल है वो एनिमल का जीनस है गॉर्डियस, उस एनिमल का जीनस है गॉर्डियस। इसकी एक स्पीशीज रिसेंटली 2025 पाकिस्तान में देखी गई, गॉर्डियस नेक्सस। ठीक है, कई सारी स्पीशीज है, हो सकता है हमारे यहाँ कश्मीर में जो देखा जाता है वो भी गॉर्डियस नेक्सस ही है, या कोई डिफरेंट स्पीशीज या कोई नई स्पीशीज भी हो सकती है। तो ये जो गॉर्डियस वाला जीनस है ये बिलोंग नहीं करता है विद व्हाट, विद एनालिडा, नाइदर इट बिलोंग्स टू दीस एस्केहेलमिंथेस राउंडवॉर्म्स। ये एक डिफरेंट फाइलम से बिलोंग करता है, और वो फाइलम क्या है? अगर आपको याद है क्लासिफिकेशन में पहले मैंने कहा था एक फाइलम का नाम निमेटमॉर्फा, निमेटमॉर्फा। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें एस्केहेलमिंथेस के साथ साथ जो पहले पढ़े जाते थे रोटिफेरा, निमेटमॉर्फा, काइनोरिन का, गैस्ट्रोट्राइका। ठीक है, तो
उनमें से एक जो फाइलम है वो है निमेटमॉर्फा। पहले तो वो इनके साथ पढ़ाया जा रहा था, अब ना तो वो एनालिटिस के साथ है और ना ही वो किनके साथ, एस्केलेमेंथिस के साथ। हाउएवर इट हैज एफिनिटीज। During the course of evolution, this group has developed affinities with both these groups, Aschelinthes as well as these Annelids. तो जो निमेटमॉर्फा है, इनके अंदर एक जीनस है गॉर्डियस, गॉर्डिडी इनके अंदर फैमिली है, गॉर्डिडा इनके अंदर क्लास है, ठीक। तो इनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो कंप्लीटली जो स्नोवी सरफेसेस होते हैं वहां पे बाहर आ जाते हैं, सॉइल में पहले होते हैं, डैम्प सॉइल में फिर बाहर आते हैं, ठीक है। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कोल्ड रीजन में होती है, और यूजुअली ये बाहर तब आते हैं जब पूरा वेट सरफेस हो, और स्नो से ज्यादा और इसको क्या वेट सरफेस मिल सकती है, ठीक है। तो इसकी बॉडी में एबिलिटी होती है, ये सनलाइट को ट्रैप करके अपनी बॉडी को वार्म करते हैं, ठीक है। ये ट्रैवल भी करते हैं, इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, स्नेक्स की तरह ये रिगलिंग मूवमेंट्स वगैरह भी करते हैं। तो ये जो निमेटोमॉर्फ है ये गॉर्डियस है और इसको स्नो स्नेक कहते हैं। आप ये लेक्चर जहां से भी देखते हो आप भी अब शेयर करना कि आप इसको किस नाम से जो है इसको पुकारते हो या कौन सा नाम इसके लिए देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों चीजों को, एक स्नो स्नेक और दूसरा स्नोवॉर्म। अगर स्नोवॉर्म है तो इस तरह की बॉडी है, सेगमेंटेड है। अगर स्नो स्नेक है, बड़ा है, तो गॉर्डियस है, निमेटमॉर्फा। हाँ, अब यूजुअली जो स्नो स्नेक्स होते हैं, गॉर्डियस अगर है, यूजुअली हम इसको अपने हाथों से टच वगैरह करते हैं, इसकी बॉडी सरफेस पे इसकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सक्रीटरी पोर होता है इंटीरियरली प्लेस्ड होता है, तो अमोनिया वगैरह इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट कैन बी इन्फेक्शियस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपने इसको हाथ लगाया फिर उसके बाद इसको फिर अपने लिप्स के साथ टच किया, फेस के साथ टच किया, तो आपका एलर्जी क्या बाकी चीजें हो सकती है। तो दैट इज द टेरिटरी ऑफ द मेडिकल मेडिसिन। तो हमारा वो काम नहीं है, हमारा यही काम था कि हम इसको डिफरेंशिएट करें। आई होप इसमें अगर आपका कोई कंफ्यूजन था वो आज क्लियर हो चुका होगा। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।